silent. Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ you all are good, fine, keeping up yourself healthy, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और रिवीजन अच्छी चल रही है, वीकेंड है तो मेक श्योर मंडे टू सैटरडे जितना भी, चाहे वो करंट अफेयर हो, ये स्ट्रैटेजी हर चीज़ के लिए काम करती है. आई एम टेकिंग करंट अफेयर सेशन, दैट्स व्हाई आई से दिस कि जैसे मंडे टू सैटरडे जो भी आपने लॉट किया है करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन जिसे हम बोलते हैं, तो वो सारा करना है संडे को. तो इट गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज स्टैटिक में कोई भी हो, तो जो भी आपने वीक में किया है संडे को सैटरडे को कुछ नया नहीं उठाओ. मेक श्योर कि आप वीकेंड पे अपनी पूरी मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे जो भी किया वो रिवाइज करो. अगर संडे ऐसा है कि संडे में सारी रिवीजन हो सकती है तो वाई नॉट, हो भी सकती है, पॉसिबल है अगर आप चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करो तो बस रिवीजन पे फोकस करा करो, कुछ नया करने की कोशिश मत किया करो अगर सैटरडे संडे हो तो. ठीक है, जैसे आज का ये सेशन लेके मंडे टू सैटरडे जो भी हमने कवर किया है कल उसको याद कर लेना, रिवाइज कर लेना. नहीं तो फिर आगे जितना मर्जी बढ़ते जाओ, पीछे 6 महीने का कंटेंट याद नहीं है तो एग्जाम में कैसे करोगे. तो इसीलिए बोलते हैं रिवीजन ज़रूरी है. ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू कैन ऐड इट. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता ही जाएगा. पहले तो टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कैसा हैबिटेट, कैसा फ्लोरा फना वेजिटेशन, और अपना रिवर एसोसिएटेड कहाँ पड़ता है, राइट. तो ये सारी बातें हैं, बिना मैप के चीज़ें अधूरी हैं, तो वो हम देखेंगे मैप प्रैक्टिस में. देन यू हैव पीएम ऊषा स्कीम, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो. कैसी स्कीम है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें फंडिंग कैसे होती है, एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है. वर्ल्ड सॉइल डे, ये कल कवर करना था, विल टेक इट इन डिटेल. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आई मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सॉइल के बारे में जान लेने से बात नहीं बनेगी कि अच्छा इस दिन होता है और बात खत्म. नहीं, इसको आपको इन डिटेल कवर करना पड़ेगा. सिर्फ थीम और दिन जानने से बात नहीं बनती है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि सॉइल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हम एज एन इंडिविजुअल बात करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस की, तो ये चीज़ें आपस में कैसे लिंक्ड हैं, इसका सॉइल की कॉम्पोजिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, और ये आपके मेंस में काम आ सकता है. इंडियन सॉइल, इंडिया की जो सॉइल है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट, इज इट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहीं है इन इंडियन सॉइल, कितनी है, कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं, राइट. सो कैसे हम अपनी एग्रीकल्चरल को एक सॉइल सेंट्रिक एग्रीकल्चर की तरफ लेके जा सकते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, राइट. सो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. तभी मैं बोल रही थी कि बहुत इन डिटेल कवर करने वाला आर्टिकल है. नाम से ऐसे लग रहा है सॉइल डे है, 2 मिनट की बात है. नहीं, इट विल टेक टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स के परस्पेक्टिव से. हाथी कम्युनिटी कहाँ की कम्युनिटी है, वाई इट इज इन न्यूज, वो सारी चीजें हैं, इसमें कवर करेंगे. देन विल टॉक अबाउट एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीएस पेपर 2 से भी लिंक होता है, जीएस पेपर 3 से भी लिंक होता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू लेट अदर्स नो अबाउट दीज सेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ठीक है, let's begin with the first article that is regarding your World Soil Day. United Nation सेलिब्रेट करती है 5th of December को एज वर्ल्ड सॉइल डे. क्या है वर्ल्ड सॉइल डे और क्या है इसकी थीम, पहले थीम देख लो. सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ. जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में जनरली, और अब अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, तो जनरली डेज और थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो 5th of December वर्ल्ड सॉइल डे होता है. थीम आपको बता दी. ये दिन हाईलाइट, ये पूरे जो आपके सामने लाइंस लिखी हुई है, मैं इसकी समरी आपको बता रही हूँ जो इसमें से इंपॉर्टेंट पड़ता है. दैट इज कि ये दिन हाईलाइट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ सस्टेनेबल सॉइल
sorry, yeah, the significance of having a very sustainable sustainable soil management, I would say, right, including food security. तो यहाँ पर देखो, it highlights how soil and water are essential resources for supporting plant growth, providing food, maintaining ecosystem. So the focus is on raising awareness about the importance of preserving it, managing these resources so as to have a very healthy environment, that to a secure future for all. यही तो है sustainability. तो ना एक सवाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ो, एक सॉयल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लिंक क्या है विद द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये आप अपने मेंस में भी, जब हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि स्टंटिंग की बात करते हैं, जब हम ऐसे पैरामीटर अंडरवेट की बात करते हैं, तो हम ये पॉइंट कभी नहीं मेंशन करते. लेट अस टॉक अबाउट इट. ये आपके आंसर की वैल्यू को देखना यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. जो सॉयल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसका एक न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इसके साथ एक क्रूशियल लिंक बैठता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ. अब किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, इट अफेक्ट्स द लेवल्स ऑफ दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक एंड आयरन इन क्रॉप्स. सॉइल से ही तो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. सो प्लांट्स टेक अप दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, एंड द अमाउंट available in the soil, amount of nutrients, it impacts the micronutrient content in the food that we eat, क्योंकि soil से जाएगा plants पे और वहीं से फिर हम उसको consume करेंगे. देखो, अगर जिंक का लेवल, फॉर एग्जाम्पल मैं इम्पैक्ट बताती हूँ इसका, अगर जिंक का लेवल कम है इन द सॉइल, इट इज कनेक्टेड टू हायर रेट्स ऑफ स्टंटिंग, अंडरवेट कंडीशंस इन द चिल्ड्रन. तो जब हम स्टंटिंग की बात करते हैं, जब हम अंडरवेट की बात करते हैं, तो आप ये भी एड्रेस कर सकते हो कि ये लिंक्ड है विद लो लेवल्स ऑफ जिंक इन द सॉइल. जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ग्रोथ एंड इम्यून सिस्टम. अब जैसे आयरन की अवेलेबिलिटी लगा लो इन द सॉइल, इट इज लिंक टू द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया, है ना. आयरन इज क्रूशियल फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन, right? So in places where the soil lacks this enough zinc, iron, these essential nutrients, then people consume the crops. ये soil से ही जाएंगे nutrient plants में, and when we consume crops in such soils, they are more likely to suffer from micronutrient deficiencies, जिसकी आज हम इसको आप health section के साथ add कर सकते हो, right? So अब जैसे कि one solution is to add zinc to the crops that are grown in, अगर जिंक डेफिशिएंट सॉइल है तो आप जिंक ऐड करो. सो दिस हैज बीन शोन टू इंक्रीज द यील्ड, जैसे राइस की यील्ड, व्हीट की, मेज की, ओट्स की. दिस हैज बीन शोन टू इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ दीज क्रॉप्स बाय मोर देन 75% एज कंपेयर टू यूजिंग ओनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. हम बस इन्हीं फर्टिलाइजर्स पे चल रहे हैं, राइट? तो एक इफेक्टिव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. Overall, nutritional quality of crops, it is contributing to the health outcomes of people who rely on them. So as far as the state of nutrient deficiency समझे, तो अब देखो status of nutrient deficiency in soil. मैं आपको I take it backwards, right? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं जैसे 1990s की, तब मतलब वैसे मैं फॉर अ लॉन्ग टर्म बात करूं, इंडिया हैज बीन फेसिंग डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द सॉइल. दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. 1990s में पोटेशियम डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट थी. पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. 2000 में, in 2000, sulfur deficiency emerged as a significant problem in Indian soil. So एक एनालिसिस हुआ ऑफ 0.2 मिलियन सॉइल सैंपल्स फ्रॉम 28 स्टेट्स बाय साइंटिस्ट अक्रॉस विद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? तो यहां पर क्या पाया गया? जिंक डेफिशिएंसी. 36.5% ऑफ इंडियन सॉइल्स इज लैकिंग जिंक.
12.8% of Indian soil are lacking iron, which is vital for plants, which is vital for human nutrition. And then you can say boron deficiency, copper deficiency, right? And then you have these manganese deficiency, ये सब भी हैं. बोरोन की deficiency की बात करूँ तो it is found in 23.4% of soils. तो ये सारी चीजें हैं. So these deficiencies can impact the crop quality. So अपने को क्या करना है? अपने को shift करना है towards soil centric agriculture. This is one of the solution that you can write in your answers when we talk about the deficiency part also. Then ये सारी बातें यहाँ पर research ने जो कही है that shows वो यहाँ mentioned है. ठीक है. अच्छा, फिर coming to what can be done. If I'm saying soil centric agriculture की तरफ चलते हैं, so efficient farming techniques जैसे कि no till farming पहली, ये I'm giving you 4 points, you can write it. Soil के अंदर you avoid plowing the soil, leave it undisturbed so that it retain the nutrients. It will prevent erosion also. So no-till farming can be one technique. Reduce mulch, that means जो leftover crop material है, keep it on the field to protect the soil, add organic matter, right? And then crop rotation. डिफरेंट क्रॉप्स को प्लांट करो इन सीक्वेंस. जैसे वीट ही लगाए जा रहे हैं, राइस ही लगाए जा रहे हैं, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को सारा ले लेगा. सो प्लांट डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस ताकि यू रिस्टोर द सॉइल न्यूट्रिएंट्स नेचुरली, राइट? एंड देन व्हाट एल्स? प्लांट क्रॉप्स दैट cover the soil during off seasons. कवर क्रॉप्स कर सकते हो. यू कैन एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी. एग्रोफोरेस्ट्री के अंदर यू कैन इंटीग्रेट ट्रीज विद द क्रॉप्स ताकि यू हैव मोर डाइवर्स एंड रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम. स्मार्ट सॉइल सॉल्यूशन की तरफ चलो, ठीक है? इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ चलो. हैव प्रिसीजन फार्मिंग, यूज टेक्नोलॉजी, एआई. अभी हम एआई की बात करेंगे ही सही. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विथ. क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मेंस पर्सपेक्टिव से था. आई हैव टेकन इट इन डिटेल. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल एंड विल टॉक अबाउट अ कम्युनिटी है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. An organization of Hatti community in Himachal Pradesh will organize a protest. किस लिए होगा ये प्रोटेस्ट? 16 दिसंबर को होगा. टू प्रेस देयर डिमांड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ टू गिव देम ST स्टेटस टू द कम्युनिटी. सो बेसिकली दे आर प्रोटेस्टिंग ताकि because they want ST status, scheduled tribe status, that will bring certain benefits and rights to these community. Let's talk about this community, Hatti community. It's a group. This community is a group of people who get their name from what they traditionally do. They are known for selling things like crops, vegetables, meat, wool in small town markets that are called huts. So this community is close knit. इसका मतलब they are closely connected with each other. They have special white headgear that the men wear on special occasions. Here you can see in this picture also. ठीक है? Their homeland is in the area जहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर लगता है. मैं आपको ये पूरी जो लाइन है ना, ये लाइन मैं आपको इस मैप के थ्रू दिखाती हूँ. ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश और ये रहा उत्तराखंड. ये रिवर्स आप देख रहे हो, ये रेफरेंस रिवर्स हैं. गिरी रिवर, टॉन रिवर, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. तो यहीं आपको एक कम्युनिटी देखने को मिलती है. सो देयर होमलैंड इज इन द एरिया जहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर मिलता है. दिस रीजन इज अराउंड दिस गिरी एंड टर्न रिवर that are both connected to Yamuna river. So the Tun river separates Himachal Pradesh and Uttarakhand. I'm talking about this river. It separates Himachal Pradesh and Uttarakhand, and Hattis live in both sides. So in the past, the Hattis who lived in Transgiri area, which is now in Himachal Pradesh, and Jaunsar Bawar, जो कि अब उत्तराखंड के अंदर है, they were once part of the royal estate of Sirmoor. Right? They were taken by the British in 1814. This is what I'm talking about. अगर आपको ये नाम पढ़ने हैं तो ये रहे ये नाम.
ट्रांसगिरी एरिया जौनसे बवार उत्तराखंड के अंदर है. दे वर वंस पार्ट ऑफ द रॉयल एस्टेट ऑफ सिरमौर एंड एरिया वॉज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1814. So the two Hathi clans, Transgiri and Jaunsar Bawar, have similar traditions. Despite living in different areas, these two groups share similar traditions, and it's quite common for people from these clans to marry each other, right? So they have a way of organizing themselves that is called Kumbli. It is like a traditional council which is responsible for making decisions on matters that concern their entire community. 2011 के सेंसस के हिसाब से members of the community number 2.5 lakh, but at present जो इनकी population है, it is estimated at around 3 lakhs. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना. Then in news is your India is hosting annual global partnership on AI, artificial intelligence, GPAI summit from 12th of December to 14th of December 2023. Important है, प्रीलिम्स के लिए भी important है, मेंस के लिए भी important है. Global partnership on artificial intelligence, GPAI summit. It's like a team of countries who are working together on artificial intelligence. Artificial intelligence सबको पता ही है, it's a kind of technology जहाँ पर it helps computers think like and learn like humans. AI मोस्ट सिंपल डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, इससे लेमन क्या हो सकती होगी. So this particular partnership was started in June 2020. It was launched in June 2020. अच्छा, क्या ये हर एक कंट्री को ओपन है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, इमर्जिंग कंट्री हो? Yes. So the main goal is to make sure that what we learn about AI in theory gets put into practice, used in real world. Right? So it's a multi-stakeholder initiative which aims to bridge the gap between theory and practice on AI. कैसे? By supporting cutting-edge research and applied activities on AI-related priorities. Right? So it's open to all the countries, emerging one, developing countries. इसकी member countries की बात करूँ तो at present it has 28 member countries. European Union भी है. India is one of the founding member. Very important. Secretariat is hosted at OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. Council and Steering Committee. It has a Council and Steering Committee. The Council is like the main decision-making group within GPAI. It's made up of representatives from the member countries. Steering Committee is a smaller group that guides, directs the overall direction of GPAI. GPAI has two special centers. One is Montreal, another is in Paris. Hubs of knowledge and expertise. These centers are there to support the work of GPAI's 4 working groups by helping them with research, practical projects. So, यहाँ पर अगर आप देखो, so these centers of expertise will facilitate GPAI's 4 working groups and their research and practical projects. So, the working groups will initially focus on 4 themes. What are those 4 themes? So, GPAI basically has 4 working groups and each one has a specific focus. पहला, responsible AI. This group looks at कि how to use AI in a way that is ethical. हमने कितने number of editorials, articles, पता नहीं कितने articles cover किए हैं जो बात करते हैं ethical AI की, that doesn't harm people or society. So एक group has का इसका ये focus है. दूसरा, data governance. This group deals with how data, information is managed, controlled, especially in context of AI. Then the future of work. This group explores how AI is changing the way we work and what that means for future of work. Then you have innovation and commercialization. This group looks at how new AI ideas and technologies can be developed and used in business. ठीक है? Then you have PM Usha scheme. Union Education Minister recently urged Odisha's Chief Minister to implement this scheme for higher education in the state. GS paper 2 के लिए important है. Government policies and interventions. Education sector से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ये है इस स्कीम का फुल फॉर्म. ठीक है, पता होना चाहिए. 2013 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी.
इंडिया में हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मेन गोल क्या है? टू मेक हायर एजुकेशन एक्सेसिबल, मोर एक्सेसिबल, फेयर एंड ऑफ बेटर क्वालिटी across the country. So it focuses on planned development of higher education at the state level. 2013 की centrally sponsored scheme है ये. So it plans to work out with more than 300 plus state universities and colleges affiliated with them. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 3 ऑब्जेक्टिव है इसके. पहला, creating new institutions, establishing new academic institutions, building new colleges, universities, एक्सपैंडिंग एंड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग वंस, जो है उनको एक्सपैंड करते हैं, उनको अपडेट करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, उनकी फैसिलिटीज को और अच्छा करते हैं, ये बात. सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस. थर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन. प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च. फंडिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फंडिंग में इतनी सारी लाइंस लिखी हुई हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो ये आपको पता चल गया है ना कि पीएम उषा का पर्पस क्या है. पहला है स्ट्रैटेजिक फंडिंग. सो द स्कीम एम्स टू गिव मनी टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, स्ट्रैटेजिकली. सेंट्रल फंडिंग बेस्ड ऑन नॉर्म्स. The money comes from the central government and is given based on certain rules, certain norms, certain standards. So funding depends upon the achievements of the institution, the result of that institution. Flow of funds, fund flow from central government through the state governments or UTs. The fund moves before reaching that specific institution that have been identified for support. State higher education plans. States get funding based on their plans for higher education. क्या प्लान है आपका? Each state has to create a plan that outlines कि अच्छा they will make higher education fair, accessible, excellent. कैसे? So central government will evaluate these plans and then they will provide funding accordingly. So PM Usha gives special attention to making teaching, to making learning in higher education better. It emphasizes on the improvement of quality of teaching. The goal is to produce graduates, postgraduates, PhD holders, जो कि सिर्फ well educated नहीं हो, but also they are ready for employment, competition, right? So the program mainly focuses on improving state higher education institutions, colleges, universities. It learns from the best practices in different colleges and universities across the country, ताकि you can implement effective strategies. Last article of today's lecture is your Satpura Tiger Reserve. That was Satpura, sorry. ठीक है. सतकोसिया तो अपना उड़ीसा में है, बट हमें बात करनी है. चलो फिर ऐसा करते हैं, बाहर आपको इंडेक्स में सतकोसिया लिखा था ना, ये आपके लिए होमवर्क में चला गया. वैसे पढ़ना हमें सतपुरा टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आज आपके लिए एक और होमवर्क हो गया. सो इन आर फाइंडिंग, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली फाउंड अ रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक 10,000 ईयर्स इन मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम. ये रहा अपना सतपुरा टाइगर रिजर्व. आप खुद से देखो, इसका कॉरिडोर देखो, ऊपर पन्ना टाइगर रिजर्व है, नीचे पेंच टाइगर रिजर्व है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको देखना है. कहीं घूमने जाओगे तो यहाँ से जा रहे हो पन्ना टाइगर रिजर्व आएगा, थोड़ा सा आगे जाओगे सतपुरा, फिर पेंच, और फिर आप महाराष्ट्र बॉर्डर पे आ जाओगे, नीचे एंटर करोगे इधर बोर, इधर अगर इधर चले गए तो नवेगांव नागजीरा, और इधर से फिर तडोबा अंधेरी, ये रूट हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ही तो है, ऐसे ही देखना है. सतपुरा टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है? इट इज सिचुएटेड इन सतपुरा रेंजेस, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप का पार्ट है, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर. सतपुरा मीन्स 7 folds. सतपुरा 7 एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर्स. इट फॉल्स विद इन द डेक्कन बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया. सो दिस टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज एरिया दैट इज नोन एज, ये हो गया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट? सो सतपुरा टाइगर रिजर्व इज क्रूशियल फॉर टाइगर्स. It's part of one of the biggest tiger habitats globally. ठीक है. रही बात कॉरिडोर की,
वो मैंने आपके साथ अभी दिखाई, कॉरिडोर कनेक्टिविटी। पेंच नेशनल पार्क पड़ता है ऊपर, दिखाया था ना अभी, तो बस वही है, पाथवेज। दिस रिजर्व इज नॉट जस्ट होम फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। मोर देन 50 रॉक शेल्टर्स, 1500 से 10,000 साल पुराने, provide evidence of human evolution. These shelters are like ancient homes or places जहाँ पर people lived in the past. ठीक है, so the land in the reserve, it has interesting geological features also. It includes Deccan Trap series, Gondwanas, metamorphic rocks, geography आ गई है। रही बात फ्लोरा फना की, तो सॉल्ट, टीक, जामुन, राइट, अर्जुन, महुआ, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड रही बात एनिमल्स की, तो टाइगर्स, लैपर्ड, जंगल कैट्स, बार्किंग डियर, इंडियन गौर, ब्लू बुल, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट दीज लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। मंडे टू सैटरडे जो भी कवर किया है उसको आज रिवाइज कर लेना, कल रिवाइज कर लेना। यू हैव टाइम, विल मीट यू ऑन मंडे। टिल देन, टेक केयर। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।